बांझ जिठानी। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जिठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है, क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है, देखती नहीं खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी, अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती, वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम करा कर, सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे, और ऊपर से तू आराम करे। दीदी, खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी। भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है, तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना, लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है। भाई माँ, इसे काला जादू नहीं प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इसमें कौन सा गणित लगाना है माँ? हाँ हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है, अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगी मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता, मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया, ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास के जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं, मेरी रसोई अलग, आपकी अलग, और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। अगले रोज, ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी, ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे, देखिए। जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया, सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी, लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। अमिता कहाँ है? माँ जल्दी पता करिए ना, दीदी कहाँ है? मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है।
सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है। वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी ये क्या हो गया, आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित के साथ हो गई। ये पकड़िए। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान हैं। उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी, पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त। काजल, ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब? आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं नहीं दोस्त, वो बात नहीं है। एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? सुमित आजकल के जमाने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल, क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई जी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत ज़रूरी लगता है। अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा अब घर के इतने सारे काम जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है, अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते। और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो, पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है। मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। 1 महीने के बाद, मम्मी जी मुझे 10वीं का एग्जाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद, मैंने कहा था ना इसे अपने मन की कर लेने दो, हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना, तो मैंने काजल का चेहरा देखा था, वो बहुत उदास हो गई थी। शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा हमने तो परमिशन भी दे दी ना, अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी? मम्मी मैं भी चाहता हूँ कि काजल 10वीं पास करे और अपनी जिंदगी में कुछ बन जाए, लेकिन बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? वो माँ बनने वाली है, उससे नहीं हो पाएगा। 1 सप्ताह के बाद, मम्मी मैंने सोच लिया है कि काजल 10वीं पास करके ही रहेगी। मैंने अपनी कंपनी में 3 महीने की छुट्टी डाल दी है। अरे लेकिन क्यों बेटा?
तुमने 3 महीने की छुट्टी क्यों डाल दी? एग्जाम तो काजल को देना है, तुम्हें नहीं। और तुम्हारे छुट्टी लेने से क्या होगा? पढ़ाई तो काजल को करनी है ना। देखो मम्मी, उसकी तबीयत और घर के काम, इन सब के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाती। तो अगले 3 महीने के लिए जो भी काम काजल करती है वो सब मैं करूँगा। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि काजल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे? बिल्कुल मम्मी, एक बार अगर अपनी बीवी की मदद नहीं की तो जिंदगी में फिर क्या किया। अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ सोच सकता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बात तो आपकी सही है। ठीक है बेटा, तू मेहनत करके काजल को पढ़ाने लिखाने का काम कर, घर की जिम्मेदारी मेरी। और देखो बेटा, रही बात तुम्हारी नौकरी से छुट्टी लेने की, तो कुछ दिन मैं अपनी दुकान पर जमकर काम करूंगा ताकि हमें पैसों की कोई परेशानी ना आए। ये हुई ना बात। आपके जैसे मम्मी पापा हो तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जिसका आप लोगों के जैसा परिवार हो जी, उसे तो अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब देखिएगा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी जी। 3 महीने बाद काजल की एग्जाम भी हो जाती है और उसके रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। अरे बेटा जल्दी देखो, हमारी बहू पास तो हो गई ना। अब हम सब ने मिलकर काजल की एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। ये सिर्फ उसका नहीं, हम सबका रिजल्ट है। लेकिन मम्मी, उसका रोल नंबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। आप सबसे पहले 3rd डिवीजन और फिर 2nd डिवीजन में देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं कर भी नहीं सकती थी जी। अरे वही तो कर रहा हूँ काजल, तुम्हारा नाम तो 1st डिवीजन में भी नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारी बहू 10वीं में फेल हो गई? अरे ये तो बहुत गलत हुआ। हम सब ने तो उसका पूरे मन से साथ दिया था, और मैंने तो 3 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। लगता है मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही नहीं है जी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी जी। तभी अचानक सुमित की नजर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट पर पड़ती है। अरे काजल, तुम्हारा नाम तो मेरिट की लिस्ट में है। देखो, यहाँ तुमने चेक ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हो बेटा? हमारी बहू का 10वीं के मेरिट लिस्ट में नाम? अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। हम सबकी मेहनत रंग लाई। मेरिट में मैं अकेली नहीं, मम्मी जी, पापा जी, सुमित जी, हम सब आए हैं। और ये आने वाला बच्चा भी, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी ने अपना नाम रोशन करके दिखाया है। लेकिन इस सब के पीछे आप लोगों का पूरा सपोर्ट और मेहनत थी जी। अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अभी रिजल्ट को आए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि काजल के पास एक फोन आता है। आपके मेरिट में आने की वजह से हमारी कंपनी आपको एक जॉब और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना चाहती है। थैंक यू सो मच जी। इतना कहकर काजल फोन रख देती है और ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। अब देखना, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा, मेरी बीवी 9th पास नहीं, टॉपर है, टॉपर। और मैं भी सबको कहूंगी कि मेरी बहू सुंदर भी है, घर के काम भी कर लेती है और 10वीं पास भी है। और अब तो उसके हाथ में बढ़िया नौकरी और पैसे गाँव भी में है। करिश्मा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। करिश्मा के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था और करिश्मा गांव के मंदिर के पास रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करते थे और मंदिर के पुजारी जी ने उसके मंदिर में रहने और सोने की व्यवस्था कर दी थी। अरे करिश्मा बेटा, आज सुबह से इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं काका, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सब लोग अपने भाई को राखी बांधेंगे, लेकिन मैं तो दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन भगवान असल में थोड़ी ना होते हैं काका, भला वो मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे बिटिया, ऐसे नहीं कहते। भगवान तो सब जगह होते हैं, और देखना वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। पुजारी जी के जाने के बाद करिश्मा उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद मंदिर में एक साधु आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मेरे पास एक बहुत सुंदर फूल है, तुम इसमें धागा पिरोकर भगवान के हाथ पर राखी की तरह बांध देना। लेकिन उससे क्या होगा बाबा? उससे कुछ होगा नहीं बेटा, बस तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन सुबह नहा धोकर मंदिर की जो मूर्ति है उस पर फूल की राखी बनाकर बांध देना। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। अब तो करिश्मा बस हर दिन रक्षाबंधन के दिन का इंतजार करने लगी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए और रक्षाबंधन आ गया। करिश्मा सुबह सुबह नहाकर उस फूल में धागा पिरोकर भगवान के मंदिर पहुंची और उसने वो राखी भगवान की मूर्ति को बांधी। ठीक उसी वक्त वहाँ पर करिश्मा से कुछ साल बड़ा एक लड़का आया और उसने अपना नाम किशन बताया। अरे करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है।
क्या ऐसी राखी तुम मेरी कलाई पर भी बांध सकती हो? वो क्या है ना, मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन ये राखी में जो फूल लगा हुआ है वो मुझे किसी साधु बाबा ने दिया था और मेरे पास दूसरा कोई फूल नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई राखी ही चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। अब मैं क्या करूं? भगवान ने बड़ी मुश्किल से मेरे जीवन में किसी को भेजा है। अगर मैंने किशन को राखी नहीं बांधी तो वो नाराज होकर चला जाएगा। सोचते सोचते करिश्मा मंदिर के बगीचे में पहुंची और वहां से उसने फूलों की मदद से एक सुंदर सी राखी बनाई और मंदिर में पहुंची। ये देखो किशन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राखी बनाई है। नहीं, मुझे वही राखी चाहिए जो तुमने भगवान को बांधी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो राखी तो मैं भगवान की मूर्ति को बांध चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, वहाँ से वो राखी उतार कर तुम मुझे बांध लो और ये जो नई राखी तुमने बनाई है वो ले जाकर भगवान को बांध दो। किशन के बार बार जिद करने पर करिश्मा ने ऐसा ही किया। जैसे ही करिश्मा ने किशन की कलाई पर राखी बांधी, देखो अब तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट लेना होगा। जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो बदले में उसे कोई ना कोई तोहफा लेना ही पड़ता है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब से तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारे नए घर में लेकर चलता हूँ। करिश्मा किशन के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर सा छोटा सा घर बना हुआ था। देखो करिश्मा, आज से ये तुम्हारा घर है। ये समझ लो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। ये घर तो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल रह सकती हो। इतना कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और करिश्मा अपने घर में रहने लगती है। उस घर में खाने पीने की सारी चीजें थी। करिश्मा बहुत खुश थी और गांव के लोग भी खुश थे। करिश्मा को रहने के लिए एक जगह जो मिल गई। कुछ दिनों के बाद किशन करिश्मा के घर आता है। देखो करिश्मा, ये तो जादू हो गया। तुम्हारी बनाई हुई राखी तो सोने के कंगन में बदल गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जो राखी बांधी थी वो तो एक साधारण सा फूल था। नहीं करिश्मा, वो कोई साधारण फूल नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो सोने का कंगन नहीं बन जाता। लगता है ये साधु बाबा का ही जादू है। उन्होंने ही मुझे वो जादुई राखी दी थी। लेकिन मैं सोने के कंगन का क्या करूंगा? तुम इसे अपने पास रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं। किशन वो सोने का कंगन करिश्मा को देकर वापस चला जाता है। करिश्मा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो सोने के कंगन का क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। करिश्मा सोने की कंगन को बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से उसने राखी बनाने का सामान खरीद लिया। इस तरह उसने अपनी एक राखी की दुकान खोली। अरे वाह करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है। सारी राखियाँ मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। तुम्हारी राखी बहुत सस्ती और सुंदर है। सही कह रहे हो भाई। करिश्मा की बनाई हुई राखियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि हम जिसे भी देते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब दूर दूर से लोग करिश्मा की बनाई हुई राखियाँ खरीदने आने लगे और करिश्मा की राखियों की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। एक दिन फिर से किशन लौट कर आता है। करिश्मा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। हाँ बताओ ना भैया, क्या बात है? देखो करिश्मा, मैं उन साधु बाबा का ही एक शिष्य हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे कि तुम कितनी ईमानदार हो। इसीलिए वो सोने का कंगन मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उस सोने के कंगन का उपयोग एक अच्छे काम में किया है। इसलिए साधु बाबा और मैं, हम दोनों ही तुमसे बहुत खुश हैं और हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आने वाले जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किशन भैया, तुम्हारे जैसा भाई और साधु बाबा जैसे गुरु पाकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई